नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी एक बार फिर महंगाई भत्ते के एरियर को लेकर मांग उठाने लगे हैं। प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने 2000 करोड़ के बकाया महंगाई भत्ते के एरियर को जारी करने की सरकार के समक्ष मांग रखी है। संगठनों का कहना है कि जुलाई 2022 और 1 जनवरी 2023 से मौजूदा सरकार ने महंगाई भत्ते की 2 किस्तें देकर प्रदेश के कर्मचारियों के हितों को साधने का जरूर प्रयास किया है, लेकिन इसके एरियर अभी तक नहीं दिया गया है। नवरात्र से पहले दिए गए महंगाई भत्ते की सौगात के 22 महीने का एरियर अभी तक प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर्स को मिलना बाकी है और कर्मचारी संगठनों का यह कहना है कि इसे लेकर वित्त विभाग की तरफ से अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की है। कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने जनवरी 2023 से लंबित महंगाई भत्ता जारी किया था। वित्त विभाग ने सितंबर महीने से वित्त भत्ते की किस्त जारी करने की बाकायदा नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि जब अक्टूबर महीने में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा तो उनके वेतन में महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई रकम उसमें शामिल होगी, और ऐसा हुआ भी। लेकिन साथ ही नोटिफिकेशन में यह कहा गया था कि जो जनवरी 2023 से जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की घोषणा थी कि जनवरी 2023 से प्रदेश के कर्मचारियों को पिछला एरियर भी महंगाई भत्ते का दिया जाएगा, लेकिन उसे लेकर स्थिति स्पष्ट उस दौरान नहीं की थी और कहा गया था कि इसे लेकर अलग से आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसलिए अब यह कहा जा रहा है कि 22 महीनों के इस महंगाई भत्ते के एरियर को लेकर अभी तक भी वित्त विभाग की तरफ से कोई आदेश नहीं आया है। इसी तरह जुलाई 2022 में जारी की गई महंगाई भत्ते की किस्त का पिछला एरियर अभी तक नहीं दिया गया है। लिहाजा प्रदेश के कर्मचारी इन दोनों महंगाई भत्तों के पिछले एरियर की डिमांड कर रहे हैं कि उनका 2000 करोड़ एरियर देने को बनता है, उसे कर्मचारियों के एरियर को जारी कर दिया जाए। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया कि एक पारिवारिक पेंशन भोगी को जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु से पहले या बाद में स्वतंत्र क्षमता में नियुक्त है, वह पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ता पाने का भी हकदार है। कोर्ट ने पारिवारिक पेंशन पर मिलने वाले महंगाई भत्ते को गैर कानूनी रूप से रोकने पर बिजली बोर्ड को 5 प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने ब्याज की राशि देय तिथि से वास्तविक भुगतान 5 सप्ताह के भीतर देने के आदेश पारित किए हैं। बिजली बोर्ड ने याचिकाकर्ता की फैमिली पेंशन पर 8 फरवरी 2007 से 31 जुलाई 2022 की अवधि के लिए मिलने वाली महंगाई राहत की 23,62,082 रुपए की राशि पर रोक लगा दी थी। ये राशि प्रार्थी को बकाया के रूप में 1 सितंबर 2022 को जारी की गई थी, परंतु बिजली बोर्ड ने महंगाई भत्ते को बकाये के विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान नहीं किया था। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने प्रार्थी की याचिका को स्वीकार करते हुए बिजली बोर्ड को 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के कड़े आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने 5 सप्ताह के भीतर ऐसा न करने पर ब्याज दर की देय तिथि से 6% प्रति वर्ष अदा करने के आदेश जारी किए हैं। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता के पति को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में नियमित आधार पर 1 जनवरी 1978 को जूनियर इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया था। 7 फरवरी 2007 को 55 वर्ष की आयु में अतिरिक्त सहायक अभियंता के रूप में पद स्थापित करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। याचिकाकर्ता अपने पति की मृत्यु के समय शिक्षा विभाग में बतौर केंद्रीय मुख्य अध्यापक के रूप में स्वतंत्र रूप से नियुक्त थी। पति की मृत्यु के बाद याचिकाकर्ता को 8 फरवरी 2007 से पारिवारिक पेंशन मिलने शुरू हो गई थी, परंतु उसे महंगाई भत्ता नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता ने कई बार प्रतिवादियों के कार्यालय का दौरा किया, उसे
आश्वासन दिया गया उसके मामले की जांच की जाएगी और यदि वह हकदार पाई गई तो उसे पारिवारिक पेंशन के हिस्से के रूप में महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जाएगा। प्रतिवादियों ने 8 फरवरी 2007 से 31 जुलाई 2022 की अवधि के लिए महंगाई राहत का बकाया के रूप में 1 सितंबर 2022 को याचिकाकर्ता को 23,62,082 रुपए की राशि जारी की, परंतु महंगाई भत्ते की बकाया विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान नहीं किया। इसके बाद प्रार्थी ने रिट याचिका दायर कर 8 फरवरी 2007 से 31 जुलाई 2022 तक की अवधि के लिए महंगाई राहत पर ब्याज की मांग की। प्रतिवादियों का कहना है कि याचिकाकर्ता ने केवल अगस्त 2022 में महंगाई भत्ता जारी करने के लिए प्रतिनिधित्व किया था, जिसके कारण उसे मामले की जांच में देरी हुई। कोर्ट ने इस हताशापूर्ण तर्क बताते हुए कहा कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता के दिवंगत पति के नियोक्ता थे। वे याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार पारिवारिक पेंशन और महंगाई भत्ता सहित देय और स्वीकार्य सेवानिवृत्त लाभ जारी करने के लिए जिम्मेदार थे। प्रासंगिक समय यानी 8 फरवरी 2007 को याचिकाकर्ता के मामले की जांच करना उनका काम था, जब उनके पक्ष में पारिवारिक पेंशन मंजूर की गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के मामले की जांच कानून की समुचित समझ के साथ की होती तो ये स्पष्ट होता कि उसे पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ता देने से इनकार नहीं किया जा सकता था। लिहाजा ये बड़ा फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस मामले को लेकर आगे चलकर सरकार को की स्थिति स्पष्ट करनी होगी और सरकार को किस प्रकार से पारिवारिक पेंशन के मामलों में कर्मचारियों के वित्तीय लाभों को लेकर अपना रुख अपनाना होगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने दिल्ली स्थित राज्य सरकार के हिमाचल भवन की संपत्ति को अटैच करने के आदेश पारित किए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सेली कंपनी को 64 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम अग्रिम राशि देने के मामले में ये आदेश पारित किए हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कंपनी को अग्रिम राशि पर 7% ब्याज भी देने को कहा है। ये ब्याज उन अधिकारियों से वसूल किया जाएगा जिनकी लापरवाही के चलते कंपनी को अग्रिम भुगतान 13 जनवरी 2023 की एकल पीठ आदेशों के बावजूद नहीं किया गया था। कोर्ट ने अब ऊर्जा सचिव को 15 दिन के भीतर आरोपी अधिकारियों की पहचान कर इन आदेशों को पूरी तरह से धरातल पर लागू करने को कहा है। अगली सुनवाई में ऐसे अधिकारियों के नाम कोर्ट को बताने होंगे। दोषी अधिकारियों से ब्याज की राशि वसूल कर कंपनी को दी जाएगी। इसे लेकर अगली सुनवाई अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। अब इस मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। कोर्ट के आदेशों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान जारी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इसी महीने 2 सैलरियां कर्मचारियों को दी थी। 3,000 करोड़ सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को वेतन के रूप में दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी संपत्ति सरकार की होती है। सरकार जैसे सरकार इन संपत्तियों की केयर टेकर है, वैसे तमाम अधिकारी भी इन संपत्तियों के केयर टेकर होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा 64 करोड़ राशि देना कोई बड़ी बात नहीं। हमारे वकीलों ने क्या दलील अदालत में दी, ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद आर्बिट्रेशन के खिलाफ अपील दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि ये केस साल 2009 का है। मोजर बियर कंपनी ने एक प्रोजेक्ट लिया था, उस प्रोजेक्ट पर उन्होंने बोली लगाई थी। अप फ्रंट प्रीमियम का ये मतलब नहीं होता कि प्रोजेक्ट चले या ना चले, वो सरकार को देना ही होता है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट अवार्ड के वक्त 10 लाख रुपए प्रति मेगावाट रिजर्व प्राइस रखा गया था। इसके आधार पर मोजर बियर ने 10 लाख से ज्यादा बोली लगाकर उस प्रोजेक्ट को अलॉट करवाया था। मोजर वियर ने इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया, उसके बाद आर्बिट्रेशन में चले गए। आपको बता दें कि साल 2009 में राज्य सरकार ने लाहौल स्पीति में सेली कंपनी को 320 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट आवंटित किया था। और इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल भवन की प्रॉपर्टी अटैच होना दुर्भाग्यपूर्ण है। 2 साल में ही हिमाचल प्रदेश को सेल करना शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हाइड्रो पावर का 1/4 बिजली उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है, लिहाजा इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए था, ना कि इस तरह की वारदात सामने आती और हिमाचल का सर झुकता, हिमाचल को शर्मसार होना पड़ता।
जयराम ठाकुर के इस बयान पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुटकी लेते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश को नीलाम करने का प्रयास तो जयराम सरकार ने शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार ने ब्रेकल कंपनी को 280 करोड़ रुपए ब्याज के साथ लौटाने की बात कही थी और उनकी सरकार यानी कि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने इस पैसे को नहीं लौटाया। हम हाई कोर्ट में गए, हमने अपील दायर की, हमने रिपिटेशन का पैसा जमा करवाया और हाई कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा कि हिमाचल प्रदेश का पैसा इस तरह से लौटाने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभाग को इस वित्त वर्ष के लिए 2,806 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और 30 सितंबर 2024 तक 1,238 करोड़ रुपए विभिन्न कार्यों पर व्यय किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं और कहा गया कि वे कार्य प्रणाली में नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाएं। उन्होंने कहा सरकार द्वारा अभियंताओं की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाया गया है और निविदा प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई है ताकि विकास कार्यों को गति प्रदान की जा सके। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क सुविधा प्रदान करने को प्राथमिकता दे रही है। आजादी के बाद यह पहली बार हो रहा कि डोडरा क्वार पक्की सड़क सुविधा से जुड़ने वाला क्षेत्र बना है। इसके अलावा डोडरा क्वार सड़क पर टायरिंग कार्य तीव्र गति से पूरा किया जा रहा। उन्होंने कहा 2 वर्षों के भीतर कांगड़ा जिला के दुर्गम क्षेत्र बड़ा बंगाल को सड़क मार्ग से जोड़ लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इस बारे में तेजी कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भुब्बू जोत टनल के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है और अधिकारियों को शीघ्र अप्रोच सड़क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा अंडरग्राउंड यूटिलिटी डट्स परियोजना की समीक्षा भी की और कहा कि परियोजना शिमला के प्राकृतिक भव्यता में निखार लाएगी और इससे 150 करोड़ रुपए इसके लिए जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाबार्ड, CIRF सुख आश्रय परियोजना, राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग विद्यालय, हेलीपोर्ट सहित अन्य विकासात्मक कार्यों की भी समीक्षा की जो कि PWD के अधीन काम हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पिछले कल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला से दिल्ली में मुलाकात के बाद उन्होंने 2 नियुक्तियों को लेकर पैरवी की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से पूरी कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया गया है और अब नई कार्यकारिणी का गठन किया जाना है, प्रतिभा सिंह ने प्रदेश प्रभारी से कहा कि नई कार्यकारिणी के गठन से पहले 2 पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर यहां केंद्रीय हाईकमान इस ओर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि पार्टी के संगठन सचिव और कोषाध्यक्ष ये 2 ताजपोशियां महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों ताजपोशियों को करना बेहद जरूरी है। इसके बाद ही हिमाचल प्रदेश में संगठन का जो एक स्वरूप खड़ा करना है, जो कार्यकारिणी नई खड़ी करनी है, उसके गठन की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा इन दोनों पदाधिकारियों की नियुक्ति बेहद जरूरी है। बताया जा रहा है कि इस चर्चा के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद हिमाचल प्रदेश में हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हो सकती है। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में युवाओं और एक्टिव नेताओं को जगह दी जा सकती है क्योंकि पहले भी कार्यकारिणी में 250 से ज़्यादा ऐसे पदाधिकारी शामिल हो गए थे जिनमें अधिकतर निष्क्रिय थे। इस वजह से कांग्रेस ने पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक प्रतिभा सिंह ने 1 मैन 1 पोस्ट के सिद्धांत पर राजीव शुक्ला से नियुक्तियां करने की वकालत की है। यदि इस सिद्धांत पर नई नियुक्तियां की गई तो सरकार में विभिन्न पदों पर तैनात कांग्रेस नेता संगठन में तैनाती से वंचित हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में लटकी प्रमोशन की प्रक्रिया को फिर हरी झंडी दे दी गई है। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को इस बारे में आदेश जारी किए और बाकायदा आज शिक्षा मंत्री ने बैठक भी ली और बैठक में साफ कहा कि डिप्टी डायरेक्टर्स के 3 पदों को छोड़कर बाकी प्रमोशन प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाए। उन्होंने कहा जिला उपनिदेशकों के प्रमोशन को कानूनी राय लेने के अनुरूप इसे आगे बढ़ाया जाए क्योंकि जिस प्रकार से प्रिंसिपल्स की प्रमोशन रुकी है, डिप्टी डायरेक्टर की प्रमोशन रुकी है, इन प्रमोशंस के रुकने के चलते नीचे लेक्चरर्स, हेडमास्टर्स तमाम प्रमोशंस प्रक्रियाएं रुक गई हैं। लेकिन अब आज शिक्षा मंत्री ने यह साफ डायरेक्शन दे दी कि लिटिगेशन के मामलों को देख लिया जाएगा, पहले आप लीगल राय जरूर लें और
उसके बाद जो भी होगा वो देखा जाए, लेकिन प्रमोशन की प्रक्रिया को नहीं रोका जाएगा। प्रमोशन प्रक्रिया को तेजी लाने की उन्होंने डायरेक्शन जारी कर दी है। दरअसल प्रदेश में जिला शिक्षा उपनिदेशक के लगभग 40 पद खाली पड़े हैं, इनमें 30 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में करीब 550 प्रिंसिपल पदों पर प्रमोशन होनी है। इन पदों को भरने के लिए, पदोन्नत करने के लिए भी प्रक्रिया जारी करने के शिक्षा मंत्री ने डायरेक्शन जारी कर दी और कहा है कि फटाफट इसकी सूची तैयार कर ली जाए, फिर बीसीसी इसकी मंगवाई जाए और विजिलेंस क्लियरेंस के बाद प्रमोशन प्रक्रिया को अमली जामा पहना दिया जाए। यानी कि अब कानूनी राय जरूर ली जाएगी, लेकिन कानूनी राय में सरकार ने अपना स्टैंड ये रखा है कि हम प्रमोशन करेंगे, प्रमोशन की तरफ जाएंगे, आगे चलकर जो भी अदालत का फैसला होगा उसे मानेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया के मद्देनजर हम प्रमोशन को नहीं रोकेंगे। अब जल्द शिक्षा विभाग में वरिष्ठता के आधार पर शिक्षा विभाग में सूची तैयार होगी, क्योंकि जिस प्रकार से कोर्ट के भी आदेश थे कि आप अनुबंध आधार पर जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज पर आए हैं उन्हें भी आप वरिष्ठता का लाभ दीजिए, और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब एजुकेशन डिपार्टमेंट को यह डायरेक्शन जारी कर दी है कि आप सबसे पहले सूची बनाइए, उसके बाद आप डीपीसी की प्रक्रिया को लोक सेवा आयोग के माध्यम से उसे आरंभ कर दिया जाए और उसके बाद तमाम जितनी भी यहाँ पर लटकी भर्तियां हैं उन्हें पूरा कर दिया जाए। अगली खबर का रुख करें तो हिमाचल प्रदेश में अब धीरे धीरे जिस प्रकार से तमाम अन्य विभागों में भी भर्तियों का प्रोसेस लटका है, उन भर्तियों को लेकर भी अब धीरे धीरे राज्य सरकार की तरफ से यह डायरेक्शन दी है कि तमाम सभी विभागों में भर्तियों की प्रक्रिया को, चाहे वो तमाम विभागों में कैबिनेट से मंजूरियां मिली हैं, वहाँ पर भर्ती होनी है, उन भर्तियों को शुरू कर दिया जाए और साथ में जो प्रमोशन की प्रक्रिया लटकी है, प्रमोशन की प्रक्रिया को भी जल्द से जल्द प्रमोशन की प्रक्रिया को भी यहाँ पर हरी झंडी देने के लिए कह दिया है। यानी कि दो बातों पर डायरेक्शन दी गई है। पहली, जो विभिन्न विभागों में पद खाली पड़े हैं उन पदों को भरना है। दूसरा, जो पदोन्नतियों की प्रक्रिया लटकी पड़ी है, चाहे वो लिटिगेशन के चलते है, चाहे दूसरी तकनीकी खामियों के चलते हैं, उसे भी यहाँ पर तेजी से शुरू करने के लिए कहा गया, क्योंकि इसके पीछे बड़ी वजह है 11 दिसंबर 2024 यानी कि सुक्खू सरकार के 2 साल का जश्न होगा, 2 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है और इससे पहले सरकार चाहती है कि तमाम विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए, लटकी भर्ती पदोन्नतियों की प्रक्रिया को अमली जामा पहना दिया जाए, क्योंकि 11 दिसंबर को 2 साल पूरे होने पर यहाँ पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी बुलाए जाने की तैयारी है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाए जाने की तैयारी है, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को बुलाए जाने की तैयारी है। 2 साल के जश्न का यह कार्यक्रम बिलासपुर में मनाया जाएगा और इन तीनों नेताओं को न्योता देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद दिल्ली जाएंगे। 11 दिसंबर को बिलासपुर में यह शानदार कार्यक्रम होगा और इस शानदार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री अब दिल्ली का रुख कर रहे हैं ताकि राहुल गांधी, खड़गे साहब और प्रियंका गांधी को इस कार्यक्रम में बुलाया जा सके। इस दौरान प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेश में चल रहे तमाम विकासात्मक कार्यों तथा जन कल्याणकारी नीतियों को भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का ये दूसरा साल होगा। 2 साल में कांग्रेस ने जो तमाम बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, इस 2 साल के जश्न में उन तमाम उपलब्धियों को जनता के सामने साझा किया जाएगा और इसके लिए अब जोर शोर से सरकार प्रचार प्रसार भी करेगी और इसके लिए प्रदेश भर में विशेष अभियान भी चलाया जाएगा, क्योंकि अगले 3 सालों का हिमाचल प्रदेश सरकार की क्या प्राथमिकता होगी, इसका खाका खींचा जाएगा, इसका रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ सरकार और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए भी ये 2 साल के जश्न का कार्यक्रम सरकार के लिए संजीवनी का काम कर सकता है। इस कार्यक्रम में पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला सहित कर्नाटक और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को भी बुलाए जाने का कार्यक्रम है, यानी कि बड़े स्तर पर यह आयोजन सरकार करेगी और इन मेहमानों को इसलिए बुलाया जा रहा था कि इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई जा सके।
प्रदेश की छोटी काशी मंडी में हिंदू संगठनों के लोग एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने मंडी शहर की गलियों में रैली निकालकर हिंदू जागो का आह्वान किया। हिंदू संगठन निगम आयुक्त मंडी के मस्जिद तोड़ने के आदेशों के बावजूद अवैध हिस्सा न हटाए जाने से नाराज हैं। हिंदू संगठन नेता कमल गौतम ने कहा कि पूरे प्रदेश में इस तरह के अवैध ढांचे बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार हम बताकर आंदोलन कर रहे हैं, अगली बार भारी संख्या में लोग जुटेंगे जिसे रोकना प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदू संगठनों का प्रदर्शन लगातार हो रहा है लेकिन यहां पर बिल्कुल कोई सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस जो मंडी में विरोध प्रदर्शन हुआ है उसमें अधिकतर मंडी शहर के लोग थे। शहर के लोगों ने अपनी दुकानें रखी, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझ पा रहा कि लोगों में इस बात की कितनी नाराजगी है। हिमाचल काडर के आईएएस के संजय मूर्ति देश के अगले नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक सीएजी होंगे। केंद्रीय वित्त विभाग की तरफ से पिछले कल देर शाम को ई गजट में इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। वह लंबे समय से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे थे। चंबा के डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी रह चुके हैं। लंबे समय से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और उनकी इसी महीने उनकी रिटायरमेंट होनी थी, लेकिन सेवानिवृत्ति से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें सीएजी की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। संजय मूर्ति अब गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। मुर्मू का कार्यकाल 20 नवंबर को खत्म हो रहा है। हमीरपुर जिला से ताल्लुक रखने वाले नादौन के ज्ञानचंद को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। उनके अलावा 2 अन्य लोगों के खिलाफ भी मामले दर्ज हुए हैं। एक मामला अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भी ईडी ने दर्ज किया है। इस केस में स्टोन क्रशर मालिक ज्ञानचंद ने पिछले लंबे समय से पूछताछ हो रही थी। उन्हें कई बार दिल्ली भी बुलाया गया था। ईडी की टीम कई बार उनके नादौन के पास कांगड़ा जिला में स्थित स्टोन क्रशर पर दस्तक दे चुकी है। वहीं रिकॉर्ड जब्त करके उसकी जाँच भी हो चुकी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी सहारनपुर और एक अन्य जगह पर ज्ञानचंद के साथ जुड़े इसी मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। 2 लोगों से वहां भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। और सूचना यह भी है कि ईडी ने बद्दी बरोटीवाला के इलाके में भी दबिश दी है। ये सूचनाएं चल रही हैं कि ईडी एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में एक्टिव हो गई है। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में बीती शाम ब्रह्माणी सड़क मार्ग के सावनपुर में एक अल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक परिवार के 3 लोगों की दुखद मौत हुई, जिसमें 2 व्यक्ति घायल भी हुए हैं। हादसे का शिकार लोग पिछले कल ग्रीमा में एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए गए थे। शादी से लौटते वक्त बीती रात उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 2 सगे भाई विजय कुमार और कमलेश कुमार की मौके पर मृत्यु हो गई। वहीं तीसरे विजय कुमार की पत्नी तृप्ता देवी की भी मौत हो गई। सभी मृतक ब्रह्मौर में सचुई गांव के रहने वाले हैं। हादसे में विजय कुमार की बेटी नंदिनी देवी घायल हुई है। नंदिनी का सिविल अस्पताल ब्रह्मौर में उपचार चल रहा है। वहीं कार में सवार एक अन्य शिव कुमार की हालत को गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर कर दिया गया है। दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। आज सुबह 7 बजे दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 494 रिकॉर्ड किया गया था, जो कि सीजन में सबसे ज़्यादा आंका गया है। यानी राजधानी में अब सीजन की सबसे खतरनाक जहरीली हवा बहने लगी है। दिल्ली एनसीआर में तमाम इस क्षेत्र में सभी स्कूलों को छुट्टियां दे दी गई हैं। पहले 10वीं तक के स्कूल बंद किए गए थे, लेकिन अब 11वीं और 12वीं के स्कूलों को भी बंद करने के आदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं। और दिल्ली के स्कूलों को बंद करने के बाद एक बार फिर ये डायरेक्शन दी है कि फिलहाल जब तक ये प्रदूषण कम नहीं होगा ऑनलाइन पढ़ाई वहां पर चलती रहेगी। हिमाचल प्रदेश की तरफ से भी एचआरटीसी ने 12 अपने दिल्ली के रूटों को क्लब कर दिया है। इन रूटों को दूसरी बसों के साथ जोड़ दिया ताकि कम से कम पुरानी वोल्वो दिल्ली नहीं भेजी जा रही है, पुरानी बसों को दिल्ली नहीं भेजा जा रहा है। दिल्ली के साथ साथ अब हरियाणा में भी कई स्कूलों को बंद करने का ऐलान सरकार ने कर दिया है। पंजाब में भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। यानी कि धीरे धीरे जो प्रदूषण का प्रभाव बढ़ रहा है, चाहे वो पंजाब हो या हरियाणा हो या फिर हिमाचल प्रदेश के बद्दी बरोटीवाला में भी जिस तरह से जहरीली हवा बहने लगी है, ये एक
घातक संकेत मिलने लगा है और ये भी माना जा रहा है कि अगले एक सप्ताह में अगर बारिश नहीं हुई, अगर इंद्रदेव मेहरबान नहीं हुए, तो हिमाचल प्रदेश में भी हवा बुरी तरह से दूषित हो जाएगी और यहाँ भी सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।